नमस्कार, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, वो है नेबुलाइज़र मशीन। नेबुलाइज़र मशीन का किस प्रकार से सही उपयोग किया जाना चाहिए और जब हम नेबुलाइज़ करते हैं तो हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना है जिससे कि नेबुलाइज़ सही तरीके से हो सके और क्या इन जो दवाई है इनके क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन या क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इन तमाम महत्वपूर्ण इस मशीन को जनरली सभी ने देखा होगा। ये काम कैसे करती है? ये जो मशीन है ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस के रूप में काम करती है, इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि कंप्रेसर लगा होता है। जो कंप्रेसर का काम क्या होता है कि जो लिक्विड मेडिसिन है यहाँ पर मेडिसिन डाली जाती है लिक्विड फॉर्म के रूप में। और ये कंप्रेसर क्या करता है, ये लिक्विड जो मेडिसिन से है इसको छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटी-छोटी बूंदों में कन्वर्ट कर देता है उस लिक्विड मेडिसिन्स को। और ये छोटी-छोटी बूंदें आपस में मिलकर एक ये मिस्ट बनाती हैं, यानी कि एक कोहरा टाइप का बनाती हैं, धुआँ टाइप का बनाती हैं। और जो ये धुआँ है इसके माध्यम से जो मेडिसिन्स है, मरीज़ जब श्वास लेता है तो वो डायरेक्ट लंग्स में पहुँचने का काम करती है। तो ये मशीन्स क्या होती है कि उस जो मेडिसिन है, लिक्विड मेडिसिन है, उसको एक फोम के रूप में डायरेक्ट मरीज़ के लंग्स में पहुँचाने का काम करती है। ये मशीन है, इसके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे ये मास्क होता है, ये मेडिसिन रिजर्वायर होता है और ये ट्यूब होता है, उससे ये आपस में कनेक्ट होती है। और ये अपना जस्ट इसको इसमें कोई बहुत बड़ा कनेक्टिविटी नहीं है, इसको जस्ट आप आसानी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि जो नेबुलाइजेशन करते हैं उस दौरान हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब भी हम नेबुलाइजेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करने के बाद हमें सबसे पहले जब नेबुलाइज करते हैं के दौरान हमारी जो पोजीशन है उसका विशेष ध्यान रखना है। पोजीशन आपकी या तो सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए, आप सिटिंग पोजीशन में करोगे, या आप अगर बेड से नीचे नहीं उतर सकते, बैठने में अगर दिक्कत है तो थोड़ा-सा आप सेमी फाउलर पोजीशन में करोगे। जैसे कि आप कुछ तकियों का या पिलो का हम सपोर्ट ले सकते हैं इस थोड़ा-सा लेट डाउन पोजीशन में, यानी कि कंप्लीट लेट डाउन नहीं होना है आपको, हल्का-सा आप अप कंडीशंस में होंगे। इस कंडीशंस में आपको बिल्कुल फ्लैट लेटना नहीं है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इससे फ़ायदे ये होते हैं कि आप जब सिटिंग पोजीशन या इस पोजीशन पे सेमी फाउलर पोजीशंस में होते हैं तो लंग्स और जो डायफ्राम है वो एक रिलैक्सेशन अवस्था में होते हैं। तो जो आप जो दवाई नेबुलाइज कर रहे हैं तो वो जो दवाई है वो आपके कंप्लीट लंग्स के अंदर इंसर्ट करेगी। अब अगर ये लंग्स और जो आपका जो डायफ्राम है ये रिलैक्सेशन पोजीशन में रहेगा तो मेडिसिन कंप्लीटली आपके लंग्स तक एंटर करेगी, यानी कि टॉप टू बॉटम आपको उसको लंग्स को कवर करेगी। जिससे कि जो भी यहाँ पे जो थिक सीक्रेशंस हैं, यानी कि कोई आप यहाँ पे काफ़ी हार्ड चीज़ अगर जमी हुई है, कोई पार्टिकल्स जमे हुए हैं तो वो आसानी से मॉइस्चर होंगे और वो आसानी से पूरे लंग्स से पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक है उससे वो आसानी से बाहर पास आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कि जो मेडिसिन का आप जो भी आप मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं वह आपकी उसकी एक जो भी आपके जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने जो भी प्रिस्क्रिप्शन की है उसी की सेम क्वांटिटी में आपको यूज़ करना है। ना तो आपको कम करना है, ना आपको ज़्यादा करना है, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप कम मात्रा में यूज़ कर रहे हो तो वो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। फोर्थ पॉइंट आता है कि आप जब नेबुलाइज करते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि वो जो मास्क है या तो उसको अपने नोज को ही कवर करेंगे या केवल वो माउथ को कवर कर रहे हैं। तो मास्क को हमेशा जब आप यूज़ करोगे तो आपका नोज और माउथ दोनों को आपको कवर किया हुआ होना चाहिए और बिल्कुल वो टाइट उसमें रहना चाहिए, जिससे कि कहीं उसमें जितना जो मॉइस्ट बन रहा है, सॉरी, जितना जो वो फॉर्म बन रहा है, धुआं टाइप का बन रहा है, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके वो लंग्स तक दवाई पहुँचे। अब फिफ्थ पॉइंट पे क्या है कि आप जब नेबुलाइजेशन कर रहे हैं तो उस समय कुछ विशेष पॉइंट है उनका आपको याद रखना है कि जो भी आपके जो अगर जैसे छोटा बच्चा है वो तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर जैसे बड़ा बड़ा पेशेंट है, जैसे एडल्ट पेशेंट है और थोड़ा समझदार है, तो उसको हमें एक मोटिवेट करना है कि जब भी आप नेबुलाइज करोगे तो माउथ के द्वारा आप स्लोली स्लोली और डीप धीरे धीरे आप सांस को खींचोगे, यानी कि इंस्पिरेशन करोगे और करने के बाद कोई 1 या 2 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है। 1 या 2 सेकंड के होल्ड करने के बाद धीरे धीरे उसको बाहर एक्सेलेशन करना है, आउट करना है। ये आपकी इसी प्रोसेस से आपको नेबुलाइजेशन करना है। पहले सांस को धीरे धीरे डीपली सांस को लेना है माउथ के द्वारा, कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए, आपसे 1 या 2 सेकंड या 3 सेकंड मैक्सिमम इतना ही हो पाता है, उतना उसको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद उसको एक्सेलेशन करना है। इस प्रोसेस से हमें नेबुलाइजेशन करना है। अब ये चीज़, और जब हमारा ये नेबुलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है फिर जो पेशेंट है उसको डीप ब्रीथिंग के लिए मोटिवेट करना है कि आप लंबी सांसें लो और थोड़ा कफ करो, यानी कि खांसी करने के लिए उसको करीब 3-4 बार वो गहरी सांसें लेकर फिर उसे खांसी के लिए बोलना चाहिए, जिससे कि जो भी वो पूरे आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था, रेस्पिरेटरी जो ऐसे आपका ट्रैक्ट था, इस पर यहाँ पर भी जो थिक सीक्रेशन से जो जमे हुए थे, जो ये थिक सीक्रेशन यहाँ पे जो जमे हुए हैं, ये धीरे धीरे बाहर पास आउट होने लगेंगे, बलगम के रूप में ये बाहर निकलने लगेंगे। कभी कभी बार ऐसा होता है कि जब आप नेबुलाइजेशन कर रहे हैं तो आपको जो डॉक्टर है उन्होंने आपको दो मेडिसिन लिखी है कि आपको 2 मेडिसिन से नेबुलाइज करना है, 2 मेडिसिन से नेबुलाइज करना है। तो आपके पास नेबुलाइजेशन मशीन एक है, मास्क एक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जब भी आप एक जो जैसे एक्स और वाई हम 2 मेडिसिन मान लेते हैं, एक्स मेडिसिन से आपका अगर नेबुलाइज आपका कंप्लीट हो गया है, फिर उसको हमें जैसे आपके जो अगर आप घर पर हो तो वहाँ पर जैसे केवल वार्म वाटर के माध्यम से उसे साफ़ करना है। वार्म वाटर के माध्यम से आपने साफ़ कर लिया, फिर आप जो सेकंड मेडिसिन थी उस जैसे वाई थी उस सेकंड मेडिसिन को आपको यूज़ करना है। आप जब दोनों मेडिसिन का आप यूज़ कर चुके होंगे उसके बाद जो मास्क है उसको क्लीन करना है।
क्लीन इसलिए करना है कि उसे फिर से हम नेक्स्ट टाइम उसे हम रीयूज कर सकते हैं। मास्क क्लीन करने के बाद फिर से हमें लास्ट में हैंड वॉश करना है। इस प्रक्रिया से हमें गुजरना है। इन पॉइंटों का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब हम आगे देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिस पर नेबुलाइजेशन करने की बहुत आवश्यकता पड़ जाती है। तो अगर जैसे कि कोई अस्थमैटिक अटैक जैसी सिचुएशंस है किसी मरीज को, तो उसे हमें तुरंत नेबुलाइजेशन कराना चाहिए। ज़्यादातर देखते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, उनमें कभी बार सांस लेने की दिक्कत हो जाती है। जैसे कि एक जनरली बोला जाता है कि पसलियाँ चल रही हैं या पसलियों चलती हैं, कुछ ऐसा इस प्रकार कहा जाता है, जिसमें कि जो रेस्पिरेशन की जो रेट है वो बहुत इंक्रीज होने लगती है छोटे बच्चों में। अगर उसमें इस प्रकार के कुछ आपको सिम्टम्स हैं तो आप नेबुलाइज कर सकते हो, और नेबुलाइज करने के बाद तुरंत, छोटे बच्चे हैं तो आपको तुरंत चिकित्सक को दिखा देना चाहिए। या आपको सांस लेने में अगर कोई दिक्कत हो, अगर आपकी जो सांस लेने की जो रेट है वो इंक्रीज हो रही हो, सांस लेने की जो उसमें आवाज़ में उसमें कुछ चेंजेज आ रहा हो, अगर बच्चों की आवाज़ में जैसे सांस लेते टाइम कुछ अगर उसमें चेंजेज आ रहा है और सांस लेने में बच्चा डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको नेबुलाइज कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन सी मेडिसिन होंगी उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। या मरीज को कोई रेस्पिरेटरी से सिस्टम से रिलेटेड उसको कोई डिजीज हो, जैसे सीओपीडी का हो सकता है या अस्थमैटिक, इस प्रकार अगर कोई भी डिजीज होती है तो उनमें नेबुलाइजेशन की तुरंत आवश्यकता पड़ती है। अब हमें देखना है कि जो नेबुलाइजेशन में कौन सी हम मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। नेबुलाइजर्स की हम अगर मेडिसिन की बात करें तो इसमें हम जैसे जो बहुत ही कॉमन है वो हम नॉर्मल सलाइन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल सलाइन 3% आता है, उसका हम यूज कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप स्टेरलाइज जो वाटर है यानी कि साफ़ पानी है उसका भी आप यूज कर सकते हैं, उससे भी आप नेबुलाइज कर सकते हैं। इनसे कोई भी अभी तक ऐसा कोई विशेष कॉम्प्लिकेशंस कभी इससे अराइज नहीं होता। ये बहुत ही एक सेफ मेडिसिन के रूप में काम करता है। इससे क्या होता है कि जो थिक सीक्रेशन है, जो जैसे कि रेस्पिरेटरी अपना सिस्टम है, लंग्स है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इसमें अगर कोई भी जहाँ पे कोई सीक्रेशंस अगर जमे हुए हैं तो उसे पूरा बिल्कुल एक मॉइस्चर हो जाता है और ये बाहर आसानी से आउट हो जाता है। 3% नॉर्मल सलाइन ये कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट जैसे सीओपीडी का है, जैसे अस्थमैटिक है या कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज है, इस प्रकार का अगर कोई पेशेंट हैं तो उनके लिए कुछ विशेष मेडिसिन है उनका यूज किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, जैसे साल्ब्यूटामोल है और बिडाकोट है, इस प्रकार की जो मेडिसिन हैं इनका यूज करते हैं। लेकिन इन मेडिसिन का यूज करते हैं, लेकिन इनका कुछ साइड इफेक्ट्स भी होने की संभावना ज़्यादा। ये मेडिसिन हैं पहले क्विक रेस्पॉन्स करती हैं कि इन मेडिसिन को लेने के बाद जो मरीज़ है उसकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और आसानी से मरीज़ सांस लेने में अपना कंफर्ट महसूस करता है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो अराइज होते हैं, जैसे ड्राई माउथ होना, मरीज को कुछ समय के लिए उसका टेस्ट में भी बदलाव आ सकता है। अगर मरीज अस्थैलिन इस प्रकार के अगर वो मेडिसिन ले रहा है तो उसको हल्का डिजीनेस हो सकती है, थोड़ा घबराहट टाइप हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है। कभी कभी बार जब हम भाप लेते हैं तो जो मिस्ट होती है और धुआं होता है, कभी हमारी आंखों में चला जाता है मास्क के थ्रू, तो उससे क्या है कि मरीज को कभी कभी देखने में भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं ये होती हैं। जैसे कि अगर कोई पेशेंट है उसको हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, तो जो हम ये मेडिसिन यूज करते हैं, इस ब्रोंकोडायलेटर जो मेडिसिन होती हैं, इनसे क्या होता है कि एरिथमिया होने लगता है, जो पल्स रेट है वो रेगुलर हो जाती है और ट्रैकिकार्डिया के ज़्यादा चांस रहते हैं, जैसे कि हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाना। तो ऐसे कंडीशन में जब भी हम उसको नेबुलाइज करेंगे, जैसे हार्ट के अगर पेशेंट है तो उसको नेबुलाइज करने से पहले उसको हम हार्ट को मॉनिटर करते रहेंगे और बाद में भी उसको नेबुलाइज करने के बाद उसके हार्ट की रेट है उसे हमें मॉनिटर करना है। और सेकेंड, अगर कोई पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर से है तो उस कंडीशन में भी हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो ये मेडिसिन हैं ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन होती हैं ये बीपी इंक्रीज करती हैं, तो हमें उसका बीपी मॉनिटर करते हुए रहना है और ये अंडर सुपरविजन में ही, ऐसी कंडीशंस में अंडर सुपरविजन में ही नेबुलाइज कराना चाहिए। तीसरा, अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो डायबिटीज़ का जो पेशेंट है ये मेडिसिन क्या करती हैं, जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल होता है उसको बढ़ा देती हैं, ग्लूकोज के लेवल को ये बढ़ा देती हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी हमें विशेष ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट है कि अगर पेशेंट को ग्लूकोमा डिजीज है, जैसे जो आंखों में होती है, इसमें इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ग्लूकोमा के पेशेंट में, और ये जो ब्रोंकोडायलेटर ये मेडिसिन है ये उस प्रेशर को भी ये इंक्रीज कर देती है, जिससे कि और कॉम्प्लिकेशन है, ब्लाइंडनेस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हमें इन कुछ विशेष कंडीशन है, इनमें हमें मरीज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और ये अंडर सुपरविजन में, ऐसे अगर किसी पेशेंट को कोई भी डायग्नोसिस है तो उसको अंडर सुपरविजन में ही नेबुलाइज कराना चाहिए। और यदि हम लगातार नेबुलाइज करते हैं कि मतलब हर 1 या 2 घंटे के बाद हम कंटिन्यू नेबुलाइज कर रहे हैं, तो उसका जो एक सबसे बड़ा दूसरा एक कॉम्प्लिकेशंस है वो ये होता है कि वो अपने जो बॉडी का जो पोटेशियम लेवल होता है बॉडी में, ये एसिड बेस बैलेंस करते हैं अपने बॉडी को, उस पोटेशियम लेवल को ये जो दवाइयाँ हैं ये कम कर देती हैं, जिससे कि हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए अपने ये सब बॉडी के जो एसिड बेस बैलेंस हैं, अगर जो पेशेंट कंटिन्यू नेबुलाइजेशन की कंडीशन में है तो उसको अपने ये सब टेस्ट रेगुलर कराते रहना चाहिए। दोस्तों, आज की जानकारी इतनी ही। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ इससे अपडेट ज़रूर मिला होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।